आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो नॉर्मल स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, ओके, और उनका अकाउंट कीपिंग, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का जो तरीका होता है, वो शायद देखा होगा, ओके। या तो किसी बुक्स के फ्रंट पेज पे वो इसका इमेज एक ड्रॉ किया होता है। हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए जब मैन्युअल अकाउंटिंग होता था, ओके, अभी तो टैली है या बाकी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो काफी अकाउंटिंग आसान है और वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता है, ओके। बट उससे पहले जब हम लोग देशी नामा या सिंगल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट रखते थे, तो रेड कलर के बुक्स स्पेसिफिकली यूज किए जाते थे। इट्स नॉट विद दैट वो रेड कलर से इसका रिलेशन नहीं है, ओके। मैं जस्ट आपको इसका आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग वो जो बुक होता है उसमें 8 या 6 फोल्ड करते हैं और फिर उसको लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, बाकी 3 कॉलम में नरेशन, जर्नल एंट्रीज और वो सब लिखते हैं। दिस इज हाउ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर मेंटेन अर्लियर, ओके। तो अगर कभी भी हमने किसी का अकाउंट करंट बनाया, ओके, और से फॉर एग्जांपल हम 31 दिसंबर के दिन किसी का अकाउंट करंट बना रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट on 31st December. Is it fine to everybody? We are preparing an account current on 31st December. But certain transactions are such of which due date is after 31st December. कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे हैं जिसका ड्यू डेट 31st दिसंबर के बाद है। Are you getting? हमने 31 दिसंबर के दिन अकाउंट करंट बनाया किसी भी पार्टी का, और हम डेट और ड्यू डेट ऐसे 2 कॉलम लिखते हैं डेट के लिए। बट इन सर्टेन केसेस वी कम टू नो दैट द ड्यू डेट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट। द ड्यू डेट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट। सो इन दैट केस आपकी जो अकाउंट करंट की डेट है, आपका अकाउंट करंट का डेट है 31 दिसंबर और आपका ड्यू डेट ऑफ बिल से फॉर एग्जांपल 12th जनवरी है, ओके। सो दैट फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट, दैट फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करंट। सो इन दैट केस 31 दिसंबर से लेके 12th जनवरी तक का जो भी पीरियड होगा, दैट इज 12 डेज, और उसका जो अमाउंट है इसको हम अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिखते हैं। मतलब नॉर्मली अगर मैंने किसी कस्टमर को गुड्स बेचा है, आई हैव सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर, तो मैं उसका अकाउंट में लिखता हूं पर्टिकुलर पर्सन अकाउंट डेबिट, दैट इज डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या लिखेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एक एंट्री तो वहां पे पास होगा ही, पर यहाँ पे हम जो डेज वाले कॉलम में नंबर ऑफ डेज लिखते थे वो लिखना पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द रीजन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू राइट द नंबर ऑफ डेज इज, हम नॉर्मली नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक का लिखते हैं? ड्यू डेट से लेके अकाउंट करंट तक का, ड्यू डेट टू डेट ऑफ अकाउंट करंट। मतलब अगर मेरा ड्यू डेट से फॉर एग्जांपल 2 दिसंबर है और मेरा डेट ऑफ अकाउंट करंट 31 दिसंबर है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ड्यू डेट दैट इज 2 दिसंबर टू डेट ऑफ अकाउंट करंट दैट इज 31 दिसंबर, 29 डेज। अगर आपका ड्यू डेट डेट ऑफ अकाउंट करंट से पहले होगा तो नंबर ऑफ डेज लिखना पॉसिबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? योर ड्यू डेट इज आफ्टर फॉलोइंग द डेट ऑफ अकाउंट करंट। मतलब आपका डेट ऑफ अकाउंट करंट 31 दिसंबर है, बट आपका अकाउंट करंट सॉरी डेट ऑफ अकाउंट करंट 31 दिसंबर है और आपका ड्यू डेट है 12th जनवरी। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन जहां पे लिखा है उसकी अपोजिट साइड, अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन डेबिट साइड लिखा है तो हम कुछ चीजें क्या लिखने वाले हैं वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, ओके। कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे है तो उसका अपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड उसका इफेक्ट देंगे। ओनली इन
such cases where the due date is falling after the date of account current. Only in such cases where the due date is falling after the date of account current. Is that fine? किसी को दिक्कत है तो बोलो. No, sir. Okay, so let's go further. Normally जैसा अकाउंट करंट बनता है वैसा ही बनेगा. Okay, amount payable by X to Y. So Y is a creditor. In our case Y is a creditor. तो अकाउंट किसको बनाना है और कौन इसको प्रेजेंट करेंगे? टू बी रेंडर्ड बाय X. So we say in the books of X. Okay? किसका अकाउंट बनाना है? Y का. So Y का with X. Y का अकाउंट है, हमें Y को अमाउंट पे करना है. So Y becomes a creditor. Okay? कहां से कहां तक का हम नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ड्यू डेट टू द Due date to account current date. 1 अप्रैल टू 30th अप्रैल. इधर ये बैलेंस है ना, इसलिए 1 अप्रैल भी कंसिडर किया जाएगा. फाइन इनफ. चलो, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ X टू Y. किसका एक्सेप्टेंस है? X का. मतलब X के लिए बिल्स पेएबल होगा कि रिसीवेबल होगा? Payable. इसके लिए बिल्स पेएबल है तो Y के अकाउंट में डेबिट साइड लिखेगा ना वो. Yes. Y को पे किया है, so Y अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. नाउ बी केयरफुल. ये 7th अप्रैल है. ओके, कितने मंथ्स के लिए है? 2 months. 2 मंथ्स. मतलब हो जाएगा 7th जून प्लस 3 डेज. Plus 3 days. कितना होगा? जून 10. दिस इज फॉलिंग आफ्टर डेट ऑफ अकाउंट करंट. यस और नो? Yes. ओके, आपका डेट ऑफ अकाउंट करंट है 30th अप्रैल और हमारा ड्यू डेट है जून 10. सो वी विल नॉट बी एबल टू राइट नंबर ऑफ डेज ओवर ईयर. Okay. ओके, अब क्या करेंगे? 30th अप्रैल से लेके जून 10 तक का पीरियड गिनो. 41 days. 41 डेज. मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जहां पे नॉर्मल ट्रांजेक्शन लिखा होगा उसकी अपोजिट साइड पे लिखेंगे. तो इधर डेबिट साइड पे है ट्रांजेक्शन, है ना? इसकी अपोजिट साइड माने किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड. Credit side. ओके, देखो नंबर ऑफ डेज कहाँ लिखा? इधर 41 डेज था ना. Yes. और प्रोडक्ट कितना आएगा? यस, बोलो. इसमें 30th अप्रैल वाला डे काउंट नहीं नहीं, करेंगे? वो नहीं कंसिडर करेंगे, वो बैलेंस नहीं है ना. ओके. तो 5000 अमाउंट, ये अमाउंट यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, तो आपको फिर से अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट. आर यू गेटिंग? जहां पे नॉर्मल ट्रांजैक्शन है उसका अपोजिट साइड पे. और इधर लिखा क्या है? बाय रेड इंक. ओके, द रीजन ऑफ यूजिंग द वर्ड रेड इंक इज कि पहले इस तरह के ट्रांजैक्शन को अलग इंक से लिखा जाता था, और वो पर्टिकुलरली कौन सा इंक होता था? रेड इंक. मतलब अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन, वो जो फाउंटेन पेन होता है ना, Yeah. जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट पहले लिखे जाते थे वो फाउंटेन पेन से लिखे जाते थे. ओके, यूजुअली ब्लैक कलर से लिखे जाते थे, ब्लू और ब्लैक. ओके, बट जहां पे इस तरह का ट्रांजैक्शन होगा जहां पे आपका ड्यू डेट डेट ऑफ अकाउंट करंट के बाद है, तो एक तो ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे और रेड इंक में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड एंड रेड इंक. फाइन, ताकि को पता चले कि ये बिल कब ड्यू होने वाला है अकाउंट करंट के बाद.
Okay. Next transaction. X sold goods to Y. Sorry, this I forgot. Bills receivable accepted by Y on 7th of Feb. मैंने कब एक्सेप्ट किया था? 7th Feb को. कितना टाइम के लिए वो नहीं लिखा हुआ है, बट आज ड्यू हो गया है 10th of April को. तो ये ट्रांजेक्शन हमने पहले रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं किया होगा? पहले कभी रिकॉर्ड किया होगा कि किया होगा? आज इसका पेमेंट होगा. Yes. ओके, वाई ने एक्सेप्ट किया था, मतलब एक्स को पैसा मिलेगा. तो एक्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेगा? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. कैश और बैंक टू बिल्स रिसीवेबल ऐसा लिखेगा ना. बिल गया और पैसा आया. इसमें वाई का अकाउंट कहीं भी अफेक्ट हो रहा है? No. ओके, सो वी आर, ये आपको एंट्री दिया है. ओके, इधर अमाउंट नहीं दिया है. ओके, तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, बट अगर अमाउंट दिया होता तो भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. वी आर नॉट सपोज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन. द रीजन बीइंग वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन. आज के दिन पे जो रिकॉर्ड होगा उसको से कोई रिलेशन नहीं है. ओके, चलो. X sold goods to Y. क्या लिखेंगे? Y account debit to sales. ओके, अप्रैल 10 को सेल किया है और इनवॉइस डेटेड, और वेल से ड्यू डेट कौन सा हो गया आपका? 10th मई. आपको 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो आपका ड्यू डेट हो गया 10th of May, which falls after date of account current. कितने दिन ज्यादा हो गए? How many days extra? 30th April के बाद 10 days. So amount वही का वही, but साइड अभी अपोजिट कर देंगे. See, इधर 15,000 डेबिट साइड है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हो गया 15,000 into 10, 1,50,000. चलो नेक्स्ट. 12th अप्रैल को चेक मिला एक्स को, किसके पास से मिला होगा? वाई के पास से. तो व्हाट विल से? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई. ऐसा लिखेंगे. मतलब वाई के अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो डेटेड कौन सा है? 15th मई. सो आफ्टर ड्यू डेट 15 days. इधर क्रेडिट है तो आगे चल के क्या लिखेंगे? डेबिट इधर. ओके, चलो नेक्स्ट इज वाई सोल्ड गुड्स. वाई ने बेचा, मतलब एक्स ने खरीदा है. Purchases to Y. परचेज टू वाई, तो वाई के अकाउंट में क्रेडिट साइड. इनवॉइस डेटेड 15th मई, Opposite side. अपोजिट साइड. मतलब यहाँ पे 6,000 क्रेडिट साइड है, तो अभी डेबिट साइड पे लिखेंगे 15 दिन का. ओके, बढ़ते हैं आगे. एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय वाई. मतलब एक्स का परचेस रिटर्न हुआ. ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. वाई ने बेचा था, बट एक्स ने खरीदा था ना, क्योंकि हम तो एक्स के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं. क्या लिखेंगे? वाई अकाउंट डेबिट टू Purchase return. ये कब खरीदा था? 15th अप्रैल को. तो 15th अप्रैल वाले का ड्यू डेट कौन सा है? 10th मई. ये एक सोल्ड है 15th May. 15th अप्रैल. ये वाला, सॉरी, ये वाला 15th मई. ओके, Yes. 15 दिन एक्स्ट्रा. 1000 into 15 इधर हो जाएगा 15,000. इधर वो लोग गलती से नंबर ऑफ डेज लिखना भूल गए. ओके, नेक्स्ट इज बिल्स एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट. क्या लिखेंगे?
y ने एक्सेप्ट किया था, तो तब हमने क्या लिखा था, बिल्स रिसीवेबल टू y। अभी क्या करेंगे, y to bills. ओके, कौन सी डेट पे ड्यू था, ऑन दिस डेट माने 20th अप्रैल, तो यहाँ से लेके 30th अप्रैल, ये तो 30th अप्रैल से पहले ही है, तो इधर सेम प्लेस पे लिख देंगे, इसको ऑपोजिट साइड लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन, Yes, sir. ओके, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट वुड बी दिस, और इसके ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट हम लोग गिनेंगे एट द रेट ऑफ 10%। ओके, अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते ना तो भी आंसर यही आता, कोई भी नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो आंसर यही आता, बट द रीजन ऑफ अडॉप्टिंग रेडिंग इंटरेस्ट मेथड इज मेजॉरिटी केसेस में ट्रांजैक्शन का जो ड्यू डेट है वो 30th अप्रैल के बाद है, मतलब डेट ऑफ अकाउंट करंट के बाद है। रेड इंक का पर्पस, वो रेड इंक इसके लिए है, द रीजन इज कि उसको अलग इंक से लिखा जाता था। अदर पर्पस या दूसरा कोई एक, मैं आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहूं तो आप 30th अप्रैल के दिन ये अकाउंट करंट रेंडर कर रहे हैं, ओके, और आपको ड्यू डेट जून 10 है। इट मींस अगर ड्यू डेट के बाद अगर आपको पैसा मिले, जून 10 के बाद अगर आपको पैसा मिले तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, यस और नो? Yes. ना, आप इंटरेस्ट तभी चार्ज कर सकते हो जब आपको कस्टमर किया हो। तो ड्यू डेट के बाद अगर आप पेमेंट करते हो या आपको पेमेंट मिलता है तो इंटरेस्ट लेवी करने की बात आएगी। इधर तो ड्यू डेट ही आपके डेट ऑफ अकाउंट करने के बाद है, तो देयर आर नो चांसेस दैट यू विल बी एबल टू चार्ज इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? Yes. और इसका सिंपल फंडामेंटल याद रखेंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट ऑफ अकाउंट करने के बाद फॉल होता है, ओके, उसका नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट हम अपोजिट साइड पे लिखेंगे, दैट्स इट, ओके, दैट मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आपके 6 इलस्ट्रेशंस यहाँ पे खत्म होते हैं। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन प्रैक्टिस। आपको अप्रोक्सीमेटली दो क्वेश्चन दिए हुए हैं दैट यू कैन सॉल्व। पॉसिबल होगा तो मैंने शायद आपको कल जो क्वेश्चंस भेजे थे ना उसमें अकाउंट करंट का एक क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली, सो फार एज आई रिमेंबर। No, sir. नहीं था? नहीं था। ओके, तो मैं आपको भेज देता हूँ दूसरे पेपर के क्वेश्चंस भी, ओके। यू आर सपोज्ड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर 6 एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस। कल जो क्वेश्चन भेजे थे वो हो गए आप लोगों के? Yes, sir. ओके, बाकी सब लोगों ने क्या किया? दविता, देवांशी, शिवांगी? डन डन? डन सर। कुछ डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. मैं आपको उसके आंसर्स भेज देता हूँ, यू कैन वेरीफाई। Okay. Okay. कल हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करने वाले हैं। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.